Now, we have basically many methods of valuation of goodwill, like simple average profit method. We have a capitalization method. We have a capital employed method. We have a super profit method. So we will see the first method, that is average profit method. Now, in the average profit method, you simply take an average of the profits. Okay, what do? You just simply take an average of the profit. तो यहाँ पर गुडविल कैसे होते हैं कि नंबर ऑफ इयर्स में मेजर करती है कि आज मैं अगर आपको बिजनेस सेल कर रही हूँ तो ये सेल के वजह से आपको कितने साल तक, ठीक है, वो गुडविल का फायदा मिलेगा। अब देखो, मैं बिजनेस का परचेज करूंगी, जब मुझे पता चलेगा कि यस दिस पर्सन इज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड हैव अ गुड रेप्यूटेशन इनटू द मार्केट, तो अब हम उसको रेप्यूटेशन का पैसा देते हैं और उसके प्रॉफिट्स का पैसा देते हैं हम उसको। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि इन्होंने इतने साल की जो गुडविल है, अगर ये हम बिजनेस चलाएंगे तो हमें ये कितने साल तक की गुडविल, मतलब कितने इयर्स तक बेनिफिट्स मिल सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट एवरेज प्रॉफिट्स, अभी हम देखो फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, राइट, तो हम फ्यूचर के प्रॉफिट्स का अंदाजा कैसे लगाएंगे? थ्रू अ पास्ट प्रॉफिट्स, कि हमने पास्ट में कितना पैसा कमाया था, ठीक है। Depending upon that, we make the the formula has came that average profit into number of years of purchase. Number of years मतलब ये गुडविल मैं आज जो मैंने बिजनेस खरीदा वो फ्यूचर में मुझे कितने इयर्स तक बेनिफिट दे रही है, तो ये डिसाइड करने के लिए वी टेक अ पास्ट प्रॉफिट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड वेर यू जस्ट, आपको सारे प्रॉफिट्स दिए होंगे, आपको सिर्फ उसका एवरेज करना है। से आपको 3 इयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे तो दैट 3 इयर्स का प्रॉफिट यू विल एड एंड डिवाइडेड बाय 3। 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया होगा तो दैट 4 इयर्स का प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बाय 4। देन नेक्स्ट वी हैव अ वेटेड एवरेज। अब कब यूज करना चाहिए, पहले तो वेटेड एवरेज क्या है और अब हम उसको कब यूज करते हैं, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ under this method the goodwill is valued at an agreed number of purchase of the weighted average profit of the past year। आप यहाँ पर वेट्स निकालते हो। नाउ एज आई टोल्ड यू कि इसको यूज कब करना चाहिए, जब आपका एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। whenever the profits have a trend like increasing, और या तो चारों साल से, फॉर एग्जांपल मैं आपको 4 इयर्स के प्रॉफिट दे रही हूँ, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। आई एम राइटिंग इट डाउन ओवर हियर। 2018 सॉरी 2016 उसमें मुझे 25,000 का प्रॉफिट हुआ था। 2017 में 30,000। 2018 में I got a profit of 35,000। 2019 में I got a... So when your profits have a trend, like या तो increasing हो रहा है तो चारों साल आपका profits increase हो रहा है, या तो decrease हो रहा है तो चारों साल में आपका decrease हो रहा है, then you have to apply this weighted average profits। अब देखो मैंने आपको ये increasing trend बताया, अब मैं decreasing trend बता रही हूँ। Say for example 2016 में you were having a 50,000 का profit, then 2017 में ये आपका कम हो गया और फिर आपको सिर्फ 40,000 रुपीज मिला। Then in 2016 you only got 35,000, sorry, and over here in 2019 you got 20,000। तो आपका देखो यहाँ पर आपके जो प्रॉफिट्स है वो कैसे जा रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पर कैसा जा रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है। सो इफ दिस ट्रेंड, इफ एक ट्रेंड बता रहा है प्रॉफिट आपको या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, तो इसको हम हाइट्स दैट वी यूज टू गिव द वेट्स डिपेंडिंग अपॉन द करंट ईयर का प्रॉफिट, कीपिंग दिस करंट ईयर का बेस वी गिव इट द वेट्स एंड देन वी फाइंड इट आउट द वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। So what is the example, what is the formula, sorry, goodwill is equal to weighted average profit। मतलब पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट्स के साथ साथ क्या निकालोगे, उसके वेट्स निकालोगे एंड देन यू विल डू इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो सी दिस फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, ओनली द वर्ड प्रीफिक्स में क्या ऐड हो गया है, वेटेड एवरेज। और आप वेट्स कैसे निकालोगे, तो वेट्स विल बी सम ऑफ द प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय द वेट्स एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वेट्स।
या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स, जितने भी वेट्स होंगे उतने वेट से डिवाइड कर देना। तो इससे आपको ये आइडिया आ गया कि हमारी जो गुडविल है वो वैल्यू किस पर होती है, प्रॉफिट्स पर होती है। सो गुडविल की वैल्यूएशन भी किसके ऊपर होती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट। इफ द पर्सन इज अर्निंग मोर प्रॉफिट तो ही विल बी, जो भी पर्सन बाय कर रहा होगा बिजनेस को, ही विल बी रेडी टू गिव लिटिल बिट मोर ऑफ द गुडविल। समझ में आया? सुपर प्रॉफिट मेथड वी ऑलरेडी डिड इट, करेक्ट, इन द प्रीवियस क्लास हमने सुपर प्रॉफिट मेथड ऑलरेडी दी। Now, before going to the capitalization method and its valuation, I will first start with the future maintainable profits. ठीक है, future maintainable profits. चलो, future maintainable profits, it is the short form is FMP. Now, let's take first example. Before going to its definition, we need to take one example. Now, say for example, Mr. A is a person. Now, he want to purchase a business. तो उसने क्या सोचा कि अगर मैं न्यू बिजनेस अभी स्टार्ट करता हूँ तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट एक्स्टैब्लिश, क्योंकि आप लोगों को भी सब जानते हो ना कि अगर आप नए नए मार्केट में हो तो इट टेक्स अ टाइम टू गेट एक्स्टैब्लिश। ठीक है, आपको उतनी गुडविल कमाने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा और बिजनेस को जमाने के लिए भी टाइम लगेगा। सो व्हाट मिस्टर ए थॉट कि मैं एक काम करता हूँ ना, मार्केट में मिस्टर बी का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, सो आई विल गो देयर एंड आई विल आस्क हिम कि अगर उनको अपना बिजनेस सेल करना है तो आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग इट। सो मिस्टर ए वेंट टू मिस्टर बी एंड अप्रोच कि आपको आपका ये जो, एंड मिस्टर बी वॉज ओनर ऑफ अ रेस्टोरेंट, उनका वो रेस्टोरेंट चलाते थे। तो ही टोल्ड दैट क्या आप अपना रेस्टोरेंट को सेल करना चाहते हो, बिकॉज आई वांटेड टू परचेज दिस बिजनेस। सो मिस्टर बी वॉज लाइक ओके फाइन, आई विल थिंक ऑन इट। तो मिस्टर ए ने ना पूछा कि हाउ मच इज द एवरेज प्रॉफिट विच यू अर्न। ठीक है, तो मिस्टर बी वॉज लाइक, अभी देखो मिस्टर ए व्हाट इज सेड, ठीक है, मिस्टर बी सेड दैट बाय द पास्ट ट्रेंड्स, बाय लुकिंग एट द पास्ट ट्रेंड्स ना, मैं अब तक मतलब मैं एवरी ईयर 5 लाख रुपीज तो कमा ही लेता हूँ। अगर मैं आपको पिछले इतने सालों के बेसिस से बताऊं तो मैं मतलब साल में 5 लाख रुपीज आई अर्न इट आउट। नाउ क्लास यू ऑल टेल मी दैट विदाउट लुकिंग एट एनी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या मिस्टर ए को उस बी पे भरोसा कर देना चाहिए कि हाँ वो 5 लाख रुपीज ही कमाता होगा ईयर में? और क्या अगर अगर मिस्टर ए रेडी हो गया बिजनेस सेल करने के लिए, चलो मान लेते हैं कि अभी वो बिजनेस सेल करने रेडी भी हो गया, तो क्या मिस्टर ए 5 लाख रुपीज मिस्टर बी को दे देगा विदाउट इवन लुकिंग हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और विदाउट लुकिंग एट द बैलेंस शीट? आप कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ ये जो मिस्टर बी ने कहा है वो राइट ही है, वो 5 लाख रुपीज अर्न करता ही है पूरे साल में? Obviously no na, you will have to check the financial statements for the same, correct? You need to at least ना, आपको करना तो पड़ेगा। पर देखो आपने ये सोचा कि मिस्टर ए ने क्या पूछा था कि आप अपना एवरेज प्रॉफिट कितना कमा लेते हो, तो मिस्टर बी ने ऐसा कहा था कि पास्ट ट्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो मैं मेरी पास्ट ट्रेंड्स के वजह से मैं 5 लाख रुपीज तो अर्न कर ही लेता हूँ। सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इफ यू आर परचेजिंग एनी एग्जिस्टिंग बिजनेस, क्योंकि मिस्टर बी ए ने भी क्या सोचा कि मुझे नया बिजनेस जमाने के लिए टाइम लगेगा, मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस जो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट था मिस्टर बी का, उन्होंने वही परचेज करने का सोचा। सो व्हेन अ पर्सन इज परचेसिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो जो भी प्रॉफिट्स उसको फ्यूचर में होने वाले होंगे
जो भी प्रॉफिट्स उसको फ्यूचर में होने वाले होंगे, उतना पैसा उसको ये ओनर को देना पड़ेगा। ये ओनर क्या बोलेगा, मैं तो अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा हूं, मैं तो फ्यूचर में भी मेरी रेप्यूटेशन इतनी है कि मैं उतना तो कमा ही लूंगा। तो आप जिससे जो आपका जो बिजनेस बेच रहा है, यू नीड टू गिव सम अमाउंट ऑफ मनी टू दैट पर्सन, एंड दैट अमाउंट विल बी नोन एज अ गुडविल। वो क्या बोलेगा, मैं तो आपके आने से भी पहले मैं 5 लाख रुपया तो कमा ही लेता हूँ पूरे साल में, तो फिर मैं अगर आपको बिजनेस बेचता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो मिस्टर ए कहता है कि आप जितना प्रॉफिट, आप जितने इयर्स तक आपका नाम जितना चलेगा, उतने इयर्स के बेस्ड पर आई विल बी गिविंग यू द गुडविल। नाउ हाउ टू डिसाइड, नाउ देखो यहाँ पर मुझे फ्यूचर डिसाइड करना है कि फ्यूचर में अगर ये सेल हो जाता है तो ये फ्यूचर में मिस्टर बी कितना अर्न कर सकते थे। So here I have to decide my future profit. So how I will do? I will take the past profits as a base, और वो आखिर में कितने years तक आपको efforts देगा, वो बिजनेस आपको कितने years तक वो प्रॉफिट देगा, जिसके वजह से आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो we multiply it by that by a number of years. So we take a past profits and then we multiply it by number of years in that. अब आप लोग बोलोगे कि मैम नंबर ऑफ इयर्स कैसे डिसाइड करते हैं। देखो मैंने आपके लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला कि गुडविल क्या, आप गुडविल का अमाउंट कि वो कितना पैसा फ्यूचर में कमाने वाला है, तो आप तो ही आप अगर उसको वो अमाउंट दे रहे हो तो ही वो आपको बिजनेस बेचेगा। तो अब कितने साल तक उसका ये बिजनेस, उसकी रेपुटेशन के वजह से गुडविल उसकी कितनी मार्केट में चल सकती है, वो नंबर ऑफ इयर्स कैसे डिसाइड होता है। दे बोथ द डीलर, दैट इज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी विल सिट टुगेदर एंड दे विल आपस में डिसाइड करेंगे कि हाँ मेरा इतने साल तक चल सकता है। एंड डोंट वरी, दिस विल ऑलवेज, नंबर ऑफ इयर्स विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इससे क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, व्हाट इज द कंक्लूजन विच वी हैव ड्रॉन थ्रू दिस एग्जाम्पल। वी हैव ड्रॉन दिस थ्रू दिस एग्जाम्पल दैट दिस फ्यूचर मेंटेनेबल, दिस इज अ ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज अ, आई विल से इट इज अमाउंट of profit which is likely to be earned in future, कि आप कितना फ्यूचर में पैसा कमा सकते हो out of usual trading operations, that also under normal circumstances। तो इसके वजह से आप आपके पास्ट के ट्रेंड्स को, कि हाँ मैं पास्ट में इतना प्रॉफिट कमा लेता हूं, तो आप टेकिंग द बेस of a past you will be deciding about the future profits। So I will say that it is decided on the basis of past average। हाँ मैं पास्ट में इतना तो कमा ही लेता हूँ था, तो अभी भी मैं फ्यूचर में इतना तो कमा ही लूंगा। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आफ्टर एडजस्टिंग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। मैम इसका मीनिंग क्या हुआ, डोंट वरी आई एम एक्सप्लेनिंग। रिगार्डिंग losses, incomes getting
तो आप अभी हमने जो आप किया ना कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा? When we did right now about a simple average profit, we saw the formula of it. Okay, average profit into number of years. करेक्ट। बस अभी आपको यही फॉर्मूला में, only in this formula you will replace this average profit by future maintainable profits, FMP. Sorry. बाकी इसका फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. Only this average profit word will be replaced by future maintainable average profit into number of years. ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे ये इट विल बी डिसाइडेड. इतना समझ में आया? देन वी विल गो अहेड. यस क्लास, फाइन. सो लेट्स मूव अहेड. अब से फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने डिसाइड किया, मतलब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी सेट टूगेदर एंड दे डिसाइडेड कि हाँ ये मुझे ना फ्यूचर में 3 इयर्स तक, अगर आप जो जो रेप्यूटेशन अभी आप कैरी कर रहे हो, तो वो मुझे फ्यूचर में भी ना 3 इयर्स तक मुझे ये दे ही देगा, प्रॉफिट अर्न करके दे ही देगा. सो आई एम जस्ट टेकिंग दैट दिस विल बी यूजफुल फॉर मी फॉर द 3 इयर्स. तो इयर्स, कितने इयर्स बोले मैंने आपको? 3 इयर्स. वन, एंड 3 से 3 इयर्स तक मुझे वो बेनिफिट कर रहा है. अब मुझे एक सिर्फ अब सेम एग्जाम्पल, हाँ. नाउ चलो, हमने क्या बोला था, मिस्टर बी ने क्या बोला था कि 5 लाख रुपीज का तो अर्न हम लोग पूरे ईयर में कर ही देते हैं. तो अब मिस्टर ए ने सोचा कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो देखे बिना मैं उसको अमाउंट कैसे दे दूं. सो व्हाट मिस्टर ए स्टार्टेड चेकिंग हिज अकाउंट्स. किसके अकाउंट्स? मिस्टर बी के. So when he was checking the accounts, he came to know about certain of the transactions, like say for example, interest which is received on the investment. Then he came across the profit on the sale of the furniture. अब आप मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, तो ये जो इंटरेस्ट ये इन्वेस्टमेंट पर अर्न करते, उसमें क्या गुडविल का कोई रोल है? इज देयर एनी रोल ऑफ अ गुडविल? अगर मिस्टर ए बिजनेस मिस्टर बी का नहीं भी परचेस करते, फिर भी मिस्टर बी को तो ये इंटरेस्ट मिलता ही था इन्वेस्टमेंट पर. सेम वे मैंने आपको सेकेंड बोला कि प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर. तो अगर मिस्टर ए परचेज नहीं भी कर रहे मिस्टर बी का बिजनेस से, हाँ, तो भी ये असेट असेट अगर मिस्टर बी सेल करते तो उसके ऊपर से फॉर एग्जांपल उनको कभी प्रॉफिट मिल भी सकता था. सो देर आर सर्टन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां वो गुडविल, उस गुडविल का कोई भी रोल प्ले ही नहीं करता, गुडविल की वजह से वो अर्न नहीं होते. तो ये जो ट्रांजैक्शंस है, आप मुझे ये बताओ, ये सारे जो ट्रांजैक्शंस थे उसका मिस्टर ए पेमेंट करेगा क्या मिस्टर बी को? वो क्या बोलेगा, वो तो ये तो तू मेरे बिजनेस परचेज करने से पहले भी तो अर्न कर रहा है, इसमें उसमें मुझे क्या बेनिफिट है? उसमें मुझे कुछ बेनिफिट नहीं है, तूने इन्वेस्ट किया है पैसा, आपने सेल किया है असेट्स को, तो मैं इसका पैसा नहीं दूंगा आपको फॉर द अमाउंट ऑफ द गुडविल, बिकॉज यर द गुडविल इज नॉट प्लेइंग एनी रोल ओवर यर. एंड वो मुझे फ्यूचर में, और आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया, आपने सेल कर दिया एसेट में, तो वो मुझे फ्यूचर में कुछ भी बेनिफिट नहीं दे सकता है. करेक्ट. सो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं
देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लॉस हो गया फायर से, आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, ये सारे ट्रांजैक्शंस आपके गुडविल के वजह से वाले ट्रांजैक्शन होने वाले नहीं है। तो इसकी पेमेंट जो परचेस करेगा वो इसकी पेमेंट भी नहीं करेगा ये सारे ट्रांजैक्शंस को, इसके लिए हम ये ट्रांजैक्शन को एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो जिसके ये एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस के वजह से आपको या तो प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, या तो आपको एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। So they are known as your irregular transactions. Okay, so they are known as your irregular transactions. So to calculate the goodwill, I'm just writing it down over here. Calculate goodwill, all your abnormal प्रॉफिट्स है या तो लॉस है, needs to be adjusted. आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, and this will be adjusted against average profit, which is known as adjusted or future maintainable profits. एंड एज आई, मैंने तो अभी आपको फॉर्मूला भी बता दिया कि गुडविल ओवर ईयर विल बी एवरेज, बट एवरेज व्हाट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इन लोग दोनों साथ में बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि 3 इयर्स तक आपको ये फ्यूचर में भी बेनिफिट करेगा। बट अभी आप, मैंने आपको बताया ना, फॉर कैलकुलेटिंग दिस हमें जितने भी एबनॉर्मल थिंग्स होगी, दैट एबनॉर्मल वी नीड टू रिड्यूस इट अप, हमें आप ये सारा भी एडलेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैसे इसको करते हैं, what you will be having, you will be having the profits will be after tax, क्योंकि हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम उसमें से जो भी प्रॉफिट्स जो होते हैं टैक्स होने के बाद, मतलब टैक्स पे करने के बाद हमें जो भी प्रॉफिट्स मिलते हैं ना, हम वो प्रॉफिट्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, हाँ, और हम टैक्स भी किसके ऊपर पे करते हैं, जितना हमें प्रॉफिट होता है वो बेसिस पर वी पे द टैक्स। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस ये टैक्स वाला प्रॉफिट होगा तो अगर हम एड बैक करते हैं, बिकॉज सी इन द प्रॉफिट्स इफ यू डिडक्ट द टैक्स यू विल बी गेटिंग योर नेट प्रॉफिट कितना है, दैट इज, तो अगर अभी हम उसका रिवर्स कैलकुलेशन करें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर मैं टैक्स को ऐड कर दूं वापस से, एंड द परसेंटेज ऑफ द टैक्स ओवर हियर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, डोंट वरी फॉर द सी। So if I deduct, sorry, if I add this profit, तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल बी गेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, के टैक्स ऐड करने से पहले मुझे कितना प्रॉफिट्स होता है, इफ आई ऐड बैक दिस, सो आई विल बी गेटिंग द प्रॉफिट बिफोर टैक्स योर certain amount will be there. If you add the taxes, so again you will get certain amount, that will be profit before tax. अब इसमें क्या करेंगे, you will subtract all your abnormal items, subtract जैसे abnormal income from investment, जो आपका नॉन नॉन ट्रेडेबल होगा,
नॉन ट्रेडेबल मतलब आपको जो बिजनेस करने के वजह से नहीं हुआ है, वो सारी जो भी आपकी इनकम से आपको उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. So that is why I'm just writing down this into the bracket that you will have to subtract this up. Then what else you need to subtract? You need to subtract all the abnormal items. चाहे वो उसके ऊपर एबनॉर्मल गेन हुआ है या तो लॉस हुआ है. So abnormal gain and the loss will be deducted. अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला होता तो आप उसको ऐड कर देते इसमें. फ्यूचर में अगर आपको कोई इनकम होने वाली होती है तो यू विल ऐड इट. जो पास्ट में नहीं हुई थी, हाँ, जो पास्ट में नहीं होती है बट फ्यूचर में अगर होने वाली है और आपको पता है तो देन इनकम्स विल बी एडेड अप एंड लॉसेस विल बी सबट्रैक्टेड. अगर ऐसी फ्यूचर में कोई अगर एक्सपेंसेस होने वाले होते तो आप उसको सबट्रैक्ट कर देते. एक्सपेंसेस शुड बी सबट्रैक्टेड. ओके, तो ये करने के बाद आपको क्या मिलता था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. After adding, after subtracting, you will be getting this profit before tax. Again, if you add back the tax in it, you will be getting a future maintainable profit. Simple. अगर आप इसमें वापस टैक्स को ऐड कर दो, सॉरी, now you need to subtract the tax from this. You will be getting what? You will be getting a future maintainable profit. This is how the calculation has been done for the for finding out the future maintainable profits. समझ में आया? सो फॉर फाइंडिंग आउट दिस यू नीड टू ऐड और लेस सर्टन थिंग्स. और ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ना, फाइंड आउट इट एवरेज. आपको सिर्फ ये नहीं, आपको तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स लेना है ना. तो फिर यहाँ पर आप इसको स्प्लिट करके आप उसकी क्या फाइंड आउट करोगे? एवरेज फाइंड आउट करोगे. और ये या तो आप सिंपल एवरेज मेथड के थ्रू भी कर सकते हो और या तो आप वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू भी कर सकते हो. बट थिंग इज के एवरेज विल बी फाइंड इट आउट ओवर हियर. ठीक है, इट कैन बी सिंपल एवरेज और इट कैन बी द फ्यूचर, क्योंकि आपको फॉर्मूला में क्या यूज करना है? यू हैव टू यूज द एवरेज. सो इधर यू विल बी यूजिंग द सिंपल और यू विल बी यूजिंग द वेटेड एवरेज. समझ में आया?
दिस इज व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये मेथड से आप इसको डिवाइड करके यू विल फाइंड इट आउट।